सो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कंबाइंड टॉपिक है। मास्टर्स में भी है और यूजी में भी हम प्रोटीन्स पढ़ते हैं। तो प्रोटीन्स की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक तो सबसे पहली बात, दे आर वेरी वर्सेटाइल बायोमोलिक्यूल्स इन द लिविंग system. They are very much versatile. All right. And why they are versatile? Because they are composed of 20 naturally occurring amino acids. और यही amino acids जो है ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे से तो वो प्रोटीन बनाते हैं। और कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? दे आर टुगेदर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन बहुत सारी कन्फर्मेशन बना सकता है। हम बाद में पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, कॉन्फर्मेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। बट एक कॉन्फर्मेशन जो कि स्टेबल है, जिसकी फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी, वही स्टेबल जो प्रोटीन की कॉन्फर्मेशन है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज बहुत सारी कॉन्फर्मेशन हो सकती हैं, बट यस, जो मिनिमम एनर्जी जिस कॉन्फर्मेशन की है वो कॉन्फर्मेशन मोस्ट फेवरेबल होती है थर्मोडायनामिकली। ओके ओके, so let's try to understand the specified functions of proteins. So proteins usually they carry out a wide range of functions and play a key role in regulating various processes within the body. अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोटीन कैन बी अ सेल रिसेप्टर, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, एंड प्रोटीन्स आल्सो हेल्प इन बायो कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम फंक्शन के बेसिस पे जानना चाह रहे हैं कि प्रोटीन की डाइवर्सिटी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो ये जब जो मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस किसी भी सोल्यूट की अगर मूवमेंट है तो वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करता है। So these are the protein molecules that form channel within the membrane, and they can allow sodium, they can allow potassium, they can allow certain sugars, they can allow certain messengers to pass through them. So yes, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि प्रोटीन कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है या किस तरीके से हेल्प करता है, तो यूजुअली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हायर ऑर्गेनिजम्स में वो दो तरीके का होता है। वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारा, it opens and allow the solute molecules to move from a region of higher concentration to one of the lower concentration region. Okay, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ओपन होता है, ऑल राइट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आप यहाँ इसकी इमेज भी देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है आपका, दिस इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दिस इज ओपनिंग अप एंड इट इज अलाउिंग certain molecules to pass through the membrane, along the concentration of from higher concentration to lower. आप यहाँ देखेंगे, अगर हम ये वाला जो रेड वाला मॉलिक्यूल है, दिस इज द सोल्यूट, आप में बाहर की तरफ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ को इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और नीचे वाली तरफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये प्रोटीन क्या करेगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पर इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जब कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पर ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज द प्रोसेस विच इज नॉट रिक्वायरिंग एनर्जी, इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनर्जी, इसीलिए इसको हम कहते हैं पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसके एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ऑलराइट, चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी प्रोटीन सोल्यूट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो द सोल्यूट मॉलिक्यूल इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे ये जो स्क्वायर वाले मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, ऊपर कम है। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब जब हमने
अगेंस्ट जाके कोई बात करनी होती है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या है? इंटेस्टिनल सेल्स जब भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके, व्हेन दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द गट इनटू द बॉडी, दे ट्रांसपोर्ट दिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अभी भी देखिए हम प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपका है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दिस इज योर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को। ऑलराइट, ओके। So let's move now to understand कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कितनी तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पोर्स। चैनल्स और पोर्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स that simultaneously, एक साथ, they open to both the inside and outside of the cell। ठीक है, अंदर वाली तरफ भी और बाहर वाली तरफ भी, दोनों तरफ ही एक साथ ओपन करेंगे। दे आर हाईली सिलेक्टिव एंड अलाउ ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू पास थ्रू। ये सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे सब्सटेंसेस को पास नहीं करने देता है। दे आर सो मच स्पेसिफिक कि स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अलाउ करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है उनका। ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल है voltage gated ion channels that used charged amino acid to attract the ions। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, ये ऑल्टरनेटली ओपन करते हैं, ये दोनों साइड नहीं करेंगे। जैसे आपके चैनल्स और पोर थे, दे वर साइमल्टेनियसली ओपनिंग टू द बोथ साइड, ये ऐसा नहीं करेंगे। दे ओपन, या तो ये बाहर की तरफ को खुलेंगे अगर इनको कैरी करना है मॉलिक्यूल साइटोसोल से बाहर की तरफ, ठीक है। अदरवाइज ये बाहर से अंदर की तरफ खुलेंगे, एक ही तरफ को ये खुलेंगे। सो दे फंक्शन बाय ऑल्टरनेटली opening to either the inside or outside of the cell, but they never open to both sides। दोनों तरफ को ये open नहीं होंगे। This mechanism enables them to transport the molecules often against the concentration gradient। तो जितने भी कैरियर प्रोटीन्स है, देखो पोर्स तो आपको पता है, एक पोर है मेम्ब्रेन में, अगर एक पोर है तो उससे मॉलिक्यूल बाहर भी जा सकता है, उससे मॉलिक्यूल भी आ सकता है। लेकिन अगर कैरियर प्रोटीन का चैनल है, तो जब बाहर जाना होगा तो बाहर की तरफ खुलेगा मॉलिक्यूल के लिए रास्ता, जब अंदर आना होगा तो अंदर की तरफ रास्ता खुलेगा। और ऐसा करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशनल चेंजेस की जरूरत होती है, और इसीलिए ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। कौन सा? कैरियर प्रोटीन वाला। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द प्रोटीन चैनल। ओके, तो ये आपको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड दिस इज द कैरियर प्रोटीन। सो इट्स ओके। तो अब बात करते हैं स्टोरेज प्रोटीन्स की। जैसा कि नाम है स्टोरेज प्रोटीन, ये क्या करेंगे? दे विल सर्व एज अ रिजर्वोयर फॉर मेटल आयंस एंड अमाइनो एसिड। जैसे फेरेटिन स्टोर करता है आयरन, जो बाद में हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में। दे ऑल्सो स्टोर अमाइनो एसिड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, जो मिल्क प्रोटीन होता है, जिसको हम केसिन कहते हैं, ये भी एक अलग से स्टोरेज प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड्स देता है। ऑब्वियसली जब ये स्टोरेज प्रोटीन यूटिलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा, तो ये अमाइनो एसिड देगा। किसके लिए? ग्रोथ के लिए अमाइनो एसिड देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आर दी रिसेप्टर प्रोटीन्स। जब भी हम रिसेप्टर प्रोटीन्स की बात करते हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स विच आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। ऑलराइट, अब ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, जैसे नाम है ना रिसेप्टर, तो ये क्या करेंगे? ये रिसेप्टर प्रोटीन किसी भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे लिगेंड्स, ठीक है, जैसे आपके पेप्टाइड्स, जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। अब बाइंड होने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम यूजुअली यहाँ पे कवर नहीं करते, हम इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक अलग टॉपिक है। प्रोटीन इतना ज्यादा वास्ट है कि अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल प्रोटीन के हैं, कितने डाइवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही ये रिसेप्टर प्रोटीन से कोई हार्मोन, कोई ड्रग, कोई टॉक्सिन बाइंड करती है, वैसे ही इस रिसेप्टर प्रोटीन में क्या होती है? कन्फर्मेशनल चेंज होती है, जिससे एक सिग्नल शुरू हो जाता है। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहा करती थी कि सिग्नल जब शुरू होता है, मतलब जैसे हम खो खो की गेम खेलते हैं ना, पकड़ना उसने सिर्फ एक को है, मतलब एक्शन एक करना है, लेकिन खो देते रहते हैं हम। आपने एक को खो दिया, वो फिर आगे फर्दर दूसरे को पास करेगा इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही एक सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और साइटोकाइन्स रिसेप्टर।
तो रिसेप्टर्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन विद द सेल, दीज रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एक तो होंगे साइटोजोलिक रिसेप्टर, ये इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स होंगे जो कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये देखो ये वाले हैं, हम प्रोटीन्स के फंक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नल्स। जब सिग्नल आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इसके पास सिग्नल आया, एंड व्हेन a signaling molecule binds, the receptor is going to initiate specific cellular changes, ठीक है, that will cause its action on the DNA। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ईस्ट्रोजन and glucocorticoid receptor। Okay, next are the nuclear receptors। Excuse me। So these nuclear receptors, ये तो सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो न्यूक्लियस में लोकेटेड होगा। They bind in small lipid soluble molecules that cross the plasma membrane, ठीक है। और ये यूजुअली कैसे होते हैं, अब अगर न्यूक्लियस में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते होंगे, जाहिर सी बात है ना। इट्स सो सिंपल। दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डायमेरिक C4 जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये क्या है, डायमेरिक C4 जिंक फिंगर, ये प्रोटीन की एक कॉन्फर्मेशन है, प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है। जिंक फिंगर मोटिव्स होते हैं, ये आप लेटर ऑन पढ़ोगे जब आप ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ते हो ना, तो हेलिक्स लूप हेलिक्स होते हैं, इस तरीके के आपके मोटिव्स होते हैं ये, ऑल राइट। तो इसके रिसेप्टर्स हैं जो एग्जाम्पल, दे आर स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ऑक्सीस्टीरोल्स, रेटिनोइक एसिड एंड विटामिन D3। तो ये सीधे सीधे क्या कर रहे हैं आपके, दे आर बाइंडिंग टू द DNA रिस्पॉन्स एलिमेंट। देखो एक तो डाइमेरिक है, एक सब यूनिट, दो सब यूनिट, अब ये सीधे सीधे DNA के किसी एलिमेंट के साथ बाइंड करेंगे और फिर अपना इफेक्ट कॉज करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं ये रिसेप्टर्स, एंड दे एक्ट एज अ डॉकिंग साइट फॉर एक्सटर्नल लिगेंड्स। मतलब इसकी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी किसके लिए होगी, लिगेंड्स के लिए होगी, ताकि लिगेंड्स इनके साथ बाइंड करे, ठीक है, और फर्दर इनिशिएट करे सिग्नलिंग पाथवे। और मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड करते हैं जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है जो लिगेंड्स बाइंड करेंगे, लिपोप्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और ड्रग्स। और ये लिगेंड बाइंडिंग से क्या होता है कि इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। इसका एग्जांपल है आयन चैनल रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एंड enzyme linked receptors। All right, now moving on to the structural protein। So these proteins they help to provide the structure, जैसे कि इसका function है ना, structure maintain करेगा, shape maintain करेगा, and it will maintain the proper organization of the cell। इसके दो example है tubulin and actin, they are globular proteins, while other subunits of intermediate filaments are the फाइब्रस प्रोटीन्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एक तो फाइबर्स जैसे होंगे ना, लॉन्ग धागे की तरह फाइबर्स जैसे होंगे, ठीक है, and they are nearly parallel polypeptide chains that help in the formation of fibrous proteins। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक अगर अमीनो एसिड्स हैं, वाटर हीटिंग अमीनो एसिड है, तो जितने भी फाइब्रस प्रोटीन होंगे ये वाटर इंसोल्यूबल होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग मतलब नेल्स, हेयर, मसल्स, इसमें क्या है, आपके फाइब्रस प्रोटीन्स है। इसके एग्जांपल्स हैं, एक है केराटिन और दूसरा है आपका कोलेजन। अब हम स्ट्रक्चरल केराटिन्स की बात करते हैं। ये पाए जाते हैं नेल्स में, हेयर में और वूल में। नाउ साइटोकेराटिन्स फॉर्म द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटरनल बॉडी कैविटीज। केराटिन में सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है। सिस्टीन में हम क्या देखते हैं कि सिस्टीन अमीनो एसिड में पाया जाता है सल्फर। इसका मतलब इसमें ज्यादा डाइसल्फाइड लिंकेज होगी। अब जब जितनी ज्यादा डाइसल्फाइड लिंकेज होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए केराटिन कैसा है, केराटिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन, ओके। या आप यूं कह सकते हो टफेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ। नेल्स, हॉर्न्स, हेयर्स, क्लॉज एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये दो ऑर्गेनाइजेशन है,
दोनों केराटिन की ऑर्गेनाइजेशन है. ऑलराइट, चलिए. नाउ मूविंग ऑन टू द collagen. Collagen is the fibrous protein, of course. It is a secretory fibrous protein which is present in all the multicellular organism. सारे multicellular organism में present होता है. स्किन में होता है, बोन्स में होता है, टेंडन्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन को टाइटनेस देता है. जैसे जैसे हमारा कोलेजन डिग्रेड होने लगता है, हमारे मुंह में झुर्रियां आने लगती हैं. ऑल राइट. सो मूविंग ऑन टू द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे होंगे? केराटिन जो फाइब्रस प्रोटीन थे वो वाटर इनसोल्यूबल थे. क्यों इनसोल्यूबल थे? क्योंकि उसमें जो एक हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट था, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स थे, वो प्रेजेंट थे. अब ग्लोबुलर प्रोटीन दे आर जनरली वाटर सोल्यूबल, इसीलिए मोबाइल एलिमेंट्स हैं सेल में, साइटोप्लाज्म में घूमते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे. ओके, सो दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट. They act as enzymes and regulatory proteins. The two major proteins are actin and myosin. अगर हम एक्टिन की बात करते हैं, एक्टिन की जो मोनोमेरिक यूनिट है विच इज जी एक्टिन. ग्लोबुलर, आप देखो यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन है, बट फ्री फॉर्म ऑफ एक्टिन इज अ मोनोमेरिक यूनिट. लेकिन जब ये पॉलीमराइज हो जाता है तो एक्टिन भी फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. ध्यान रहे, दो एक्टिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, बट yes, when it is being polymerized it is making the fibrous structure. और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मूवमेंट एंड सेल कॉन्ट्रैक्शन है, इन द मूवमेंट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में. आपके ये जो एक्टिन है ना, सेल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है. दिस इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्लीज करेक्ट इट. मसल कॉन्ट्रैक्शन. चलिए जी. अब मायोसिन इज अ मसल प्रोटीन. हेक्सामेरिक होगा, 2 हैवी चेन्स होगी और 4 लाइट चेन्स होंगी. ठीक है जी. अब इसकी एक डायमेरिक फिलामेंट है जो कि अल्फा हेलिक्स के कॉइल होने से बनती है. अभी आपने अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रोटीन होता है एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में. ग्रेजुअली मे भी हो सकता है आप जानते भी होंगे. द एंड टर्मिनल ऑफ द मायोसिन, मायोसिन का जो एंड टर्मिनल एंड है वो एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है. इसको हम मॉलिक्यूलर मोटर्स भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. All right, so that's all for today. We will be bringing a series on another topic as well. So thank you so much. In case if you find any difficulty in any of the topic, you can comment down, and in case if you want notes, you can comment down your email ID. Notes will be provided accordingly. Thank you so much. Stay tuned in.